अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या खुश हैं या नहीं? खुश हैं क्या नहीं? आर यू हैप्पी और नॉट? क्यों? वाई? इतना लंबा कहाँ मिला? ITA का तो वो तो काउंटिंग है, आसान सी 4 टेस्ट हैं। चैप्टर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और एक मॉक का। अभी तो आपको एक टेस्ट सेशन मिलना है। जिस दिन हम लोग आखिरी क्लास करेंगे ना, तो उस दिन आपको एक 20 टेस्ट का स्केड्यूल देके जाऊंगा इकोनॉमिक्स का। 20 टेस्ट, यानी कि हर वीक में 3 हो रहे होंगे और I2 भी साथ साथ चल रहा होगा। तो इसी बहाने आपकी इको बैक से रिवाइज होती रहेगी और I2 भी आप लोग दे रहे होंगे। और उन टेस्ट का ताल्लुक क्लास टेस्ट से नहीं होगा, वो सेपरेट होंगे, बिल्कुल ही अलग। आप यूँ समझें कि दैट वुड बी अ डेडिकेटेड टेस्ट सेशन जो कि ऑनलाइन होगा और उस पर हर बच्चे के ऊपर हम लोगों ने नज़र रखनी है कि कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ दिस मंथ एंड पे एक मॉक होगा जो कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग सेकंड वीक में मॉक कंडक्ट कर रहे होंगे 20 टेस्ट, सो दैट जो आपके नवंबर वाली अटैम्प्ट है उसकी तैयारी हो जाए। अच्छा जी, हम लोगों ने आज डेडिकेटेडली बात करनी है एक ही टॉपिक के ऊपर, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मेन टॉपिक का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले आपने एक और पॉलिसी पढ़ी है, नाम बताएंगे कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या थी वो फिस्कल पॉलिसी? ज़रा आप में से कोई उसको एक्सप्लेन करना चाहे। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, क्या होती है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों पॉलिसीज़ को लेके कि दोनों में अहम किरदार किसका है? गवर्नमेंट का। ना हाउस होल्ड का है, ना फर्म का है, ना एक्सपोर्टर्स का है। किसका मेन काम है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के ये 2 हाथ होते हैं, एक फिस्कल हाथ और एक मॉनेटरी हाथ। दोनों हाथों से वो कंट्रोल करती है किस चीज़ को? इकोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने कहा था, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाए या कम करे? गवर्नमेंट को स्पेंडिंग्स अपनी बढ़ानी चाहिए एंड गवर्नमेंट को टैक्सेस अपने कम करने चाहिए। ये करेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। सिंपल ये रूल था। ये छोटी सी एक फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाए, टैक्सेस को कम कर दो, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट आउटवर्ड्स। तो जब एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट करवाया है, जैसे एग्रीगेट डिमांड मेरा बाहर को शिफ्ट होगा, नो डाउट प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, मगर इकोनॉमी में आउटपुट में इजाफा होगा। तो इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही होगी। इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया ना, जब डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई मेरी कांस्टेंट है, अब खुद सोचो ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन ने होना ही होना है। इन्फ्लेशन ने रुकना ही नहीं है, पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये देखो ना, डिमांड आप करते हो 500 यूनिट्स की, मगर सप्लाई कांस्टेंट है, वो है 300 यूनिट्स। मुझे बताओ, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, गुड्स की शॉर्टेज होगी या सरप्लस में होंगे? शॉर्टेज होगी। तो जब शॉर्टेज है तो जो ज़्यादा पैसे देगा वही गुड्स को बाय कर सकता। सप्लायर क्या चाहेगा
कि वो क्या अर्न करे, मैक्सिमम प्रॉफिट, मगर उसके पास गुड्स क्या है, लिमिटेड। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उसको महंगे दामों बेचेगा, तो प्राइस लेवल विल गो अप। तो ये तो होना ही होना। 1986 में चीनी की जो कीमत थी, क्या आज भी चीनी की वही कीमत है? मगर पाकिस्तान ने तो ग्रो किया है। 1986 से 2021, 22, 23, 24, 25 का जो पाकिस्तान है, तो उसमें ग्रोथ नहीं आई। मगर क्या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स सेम रही हैं 86 वाली? नहीं। जो पिछले साल चीज़ें थी इस साल महंगी हैं, नेक्स्ट ईयर और महंगी होंगी, नेक्स्ट ईयर और महंगी होंगी। क्या कहते हैं फिर इसका मतलब 200 साल बाद ये हमारा ईरान ऐसा हाल हो जाएगा कि 12,000 रियाल का एक नान, 12,000 रियाल का एक नान। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। ईरान में, जिम्बाब्वे में वो है हाइपर इन्फ्लेशन, ये मॉडरेट इन्फ्लेशन है, ये फ़र्क है। इकोनॉमी कैसे चलती है इन्फ्लेशन की? क्या इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई, इकोनॉमी कैसे? आउटपुट बढ़ गया ना, हाँ आउटपुट बढ़ गया, ये बढ़ गई है। तो जब आउटपुट में जो बढ़ती जाएगी, लोगों को काम मिलता जाएगा, मजदूरियाँ मिलती जाएंगी, तो इकोनॉमी के अंदर जो सैलरीड क्लास है उसको जॉब्स मिलेंगी। जो सेठ है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्यों? उसको नज़र आ रही है कि मुल्क में डिमांड क्या है प्रोडक्ट की ज़्यादा, तो उसको कैटर करने के लिए वो फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता। मगर वो इन्वेस्टमेंट क्यों करे? वो ये देखता है कि सबसे पहले क्या गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो जब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इसके देखा देखी इन्वेस्टमेंट कौन शुरू कर देगा, प्राइवेट सेक्टर। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी थी जो 45 के एंगल से आती थी, इंड्यूस्ड। यानी कि ये इससे क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है, इसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट निकली थी। अच्छा जी, वापस आता है। जब स्पेंडिंग ज़्यादा हो, टैक्सेस कम हो, तो हम लोगों ने कहा ये एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी है। अच्छी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट इज अच्छी? लास्टिंग नहीं, दो वर्ड्स से याद करें, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जब स्पेंडिंग ज़्यादा है, टैक्सेस कम है, तो ये फिस्कल पॉलिसी कौन सी, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? एक्सपेंशनरी, क्योंकि मेरा डिमांड बाहर की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो ये एक्सपेंशनरी है। और अगर हाँ एक ही कर्व पे होता है, मगर समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और जब स्पेंडिंग्स कम हो और टैक्सेस क्या हो ज़्यादा, तो कॉन्ट्रैक्शनरी। यही बातें रिपीट होंगी इस पॉलिसी के अंदर भी। मगर इस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है वो समझनी चाहिए। पॉलिसी की डेफिनेशन ये है, कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई बाय स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक का दूसरा नाम क्या होता है? और जब हम लोग स्टेट बैंक की बात करते हैं तो उसको चला कौन रहा है? तो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। मगर आगे नाम किसका दे दिया, गालियां किसको पड़ेंगी? स्टेट बैंक। तो मनी सप्लाई बढ़ाएं या मनी सप्लाई कम करें, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई बढ़ाएं या मनी सप्लाई कम करें, दिस इज आवर मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई बढ़ा दूं, फर्ज करें लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों का खर्चा ज्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ा दूं तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी या कॉन्ट्रैक्शनरी होगी? एक्सपेंशनरी होगी। और अगर कम कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। ठीक है, यहां तक तो आपका बेस क्लियर है। इसके कुछ पहले हम जरा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी सप्लाई, ये मॉनेटरी पॉलिसी।
हमें क्या डेफिनेशन क्लियर, यहां से भी पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ों को आप सिरे से इग्नोर कर सकते हैं, वो सिर्फ उसने कहानी बताई है, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द पॉलिसी विच इज़ अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, अब ये वेरी कर सकता है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम पता क्या? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द पॉलिसी विच इज़ अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और किसको? उधार को। बस जितना उधार देंगे सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे वो किसको चेंज करते हैं? मनी सप्लाई को एंड क्रेडिट बाय चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं एक मजे का लफ्ज आपसे शेयर करता हूं, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? अडॉप्ट कर लेना, किसी की बात को ओन कर लेना। एक तरफ हम कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी तो स्टेट बैंक बनाता है, एक तरफ वो क्या कह रहा है? अडॉप्टेड। तो टेक्निकली बना कौन रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाती है, जिसको फॉलो कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। अच्छा जी, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो याद रखिएगा, सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के होते हैं, बिल्कुल सेम सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। भाई मुझे बताइए, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़े या कम हो? कम हो। तो ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या रहे? लो। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़े या कम? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा स्टेबल। और ग्रोथ क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा? ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए? फुल। और इससे क्या होगा? मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि मेरी डिमांड फॉर गुड्स ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। तो इकोनॉमी किसकी तरफ मूव करेगी? टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। क्रेडिट कंट्रोल, मुझे बताइए, क्रेडिट कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्या नुकसान है? उधार का क्या नुकसान होता है? बैंकरप्सी हो जाती है, बैड डेट हो जाता है। वो क्या कहते हैं, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। नौ नकद ना तेरा उधार, यानी कि 9 रुपये नकद में दे दो मगर 13 रुपये का उधार ना करो। 9 नकद ना तेरा उधार। उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। उधार मोहब्बत की कैंची है। ये सारे टैगलाइंस हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुल्क की तरक्की के लिए क्रेडिट के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक किसको कहेगा कि क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करो? कमर्शियल बैंक को। और कमर्शियल बैंक से क्रेडिट कौन मांग रहा होगा? इंसान, कंज्यूमर्स। जी जी। फुल एम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन एक टाइम पे नहीं हो सकती। ये क्या लिखा हुआ? विद इन ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। शायर कहता है कि ये तो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे पता है, मगर जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, उसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो भी करते हैं बात। तो पहला मेरा टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को क्या करना है? बढ़ाना या कम करना है? मगर वो साथ ही क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लेके जाएं, जिसे आपको ज़हन में आना चाहिए फिलिप्स कर्व, कि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाएंगे,
इन्फ्लेशन को तो बढ़ना चाहिए, तो ये कन्फ्लिक्ट है। क्रेडिट कंट्रोल, अच्छा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और करेक्शन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारे चैप्टर 13 के 2 पॉइंट्स हैं, तो मैं अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्कस करूंगा अभी तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट्स आपने 13th चैप्टर के बाद जाके पढ़ लेने हैं, ये मैं आपकी जिम्मेदारी पे डाल रहा हूँ। अच्छा, कन्फ्लिक्ट्स एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। पहला जो आपने बात की, प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई मॉनेटरी पॉलिसी की ख्वाहिश क्या है कि मुल्क में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ जाए, और क्या ख्वाहिश है कि प्राइसेस मेरी क्या रहें, स्टेबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो प्राइसेस बाय डिफॉल्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही होती है। बाय अंडरटेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज फुल एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, तो यहां पर आए ना, जब एग्रीगेट डिमांड मेरी बढ़ जाएगी तो मेरा प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। मगर हमने क्या चाहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लेकिन अब बढ़ा दी आपकी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चक्करों में प्राइस लेवल शूट कर गया, क्योंकि क्या शूट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स कभी भी साइमल्टेनियसली मीट नहीं किए जा सकते। तो अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो प्राइस मेरी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, और अगर आपको प्राइसेस कम करनी है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं हो सकता। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। भाई मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, इकोनॉमी ग्रो करे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए मुझे लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, मुझे क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट। जब क्रेडिट इशू होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मुल्क में क्रेडिट कंट्रोल ना हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, मगर इसका भी नुकसान है। जितना ज्यादा क्रेडिट आप लोगों को देंगे उतना ज्यादा रिस्क किस चीज का है, बैड डेट का, कि लोग पैसा लेके वापस आपको नहीं करेंगे। इकोनॉमिक रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन 2 ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्रेडिट कंट्रोल। याद है, क्लियर है? ये सेंटर वाला पॉइंट चैप्टर 13 से ताल्लुक रखता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो ये 13 के साथ हम लोग पढ़ लेंगे। तो एक दफा जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने ये कहा कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। और ये कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट बैंक या गवर्नमेंट। ये कंट्रोल स्टेट बैंक गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ताकि वो मुल्क में क्या ला सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये लाने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी होनी चाहिए या कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी। मगर जब आपने उसको एक्सपेंशनरी बनाना है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और क्रेडिट रिस्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कम से कम रखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, जो कि कन्फ्लिक्ट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो, फुल, कन्फ्लिक्ट हो गया, क्रेडिट पर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स आपस में ही लड़ पड़ते हैं। एम आई क्लियर? याद है? ओके, ठीक। अगली डिबेट हमारी ये है कि कब एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और कब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। कब एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और कब मेरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है, हम इसको समझ लेते हैं तो कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। मुझे ये बताइए, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाऊं, मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी?
बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड जैसे ही बढ़ती है मेरी मनी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यह लिखते हैं, ये मनी सप्लाई बढ़ी है, इसकी रीजन क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज है, और इसकी रीजन क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड कम। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है जिसमें मनी सप्लाई, और कॉन्ट्रैक्शनरी कौन सी जिसमें कम हो रही। अब आपने हर पॉइंट को दोनों एंगल से सोचना है, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला पॉइंट है बैंक रेट। लिखें ये बैंक रेट क्या होता है, लिख लें, इसको लिख लें, नोट कर लें। व्हाट इज बैंक रेट? व्हाट इज बैंक रेट? ये लफ्ज इससे पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना पढ़ा? बैंक रेट वो रेट होता है, वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक लोन देता है। किसको देगा? कमर्शियल बैंक। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को उधार देना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें क्या होना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मीजान बैंक को उधार देना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एमसीबी को उधार देना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एचबीएल को उधार देना है। सेंट्रल बैंक ने किसको लोन देना है? कमर्शियल बैंक्स को। ये क्यों लोन लेंगे बाय द वे? इन्होंने क्या करना है? पैसा लेके आगे देना है। किसको देना है? कंज्यूमर्स को या फर्म्स को। तो ये जिस रेट पे देंगे उस रेट को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, या उसको आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए मुझे ये बताइए, कमर्शियल बैंक ने लोन दिया फर्म को 8% इंटरेस्ट पे, तो पीछे से जो उन्होंने पैसे उठाए हैं सेंट्रल बैंक से, ये इंटरेस्ट, ये जो बैंक रेट है, ये 8% होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। 7 हो जाए, यानी कि शुड बी लेस देन 8%, तभी इनको क्या होगा? कुछ फायदा होगा। Am I clear? अच्छा, चले अब मुझे अच्छे बच्चों की तरह बता दें खुद ही, इस बैंक रेट को मैं कैसे एडजस्ट करूं कि मेरी मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन आए? बढ़ाऊं या कम करूं? एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगी? जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा होगा या नहीं? कंज्यूमर कब पैसा लेगा? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा? तो अगर कंज्यूमर ने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेने हैं तो पीछे से इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए, कौन सी पॉलिसी के लिए? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बैंक रेट कम हो या ज्यादा हो? कम हो। और व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी? ज्यादा। ये उर्दू में लिखते जाएं, फिर आपको किताब से रीड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये लिख लें कि बैंक रेट कम, मनी सप्लाई ज्यादा, एक्सपेंशनरी। बैंक रेट ज्यादा, मनी सप्लाई कम, कॉन्ट्रैक्शनरी। खुद सोच लें, अपना भी दिमाग लड़ा लें। इसको इस फ्लो से भी समझ लेते हैं। ये देखिएगा भैया, ओ भाई,
बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। कौन से बैंक ने? स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक किस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसका क्या नाम होता है? बैंक रेट। स्टेट बैंक ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया, तो जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा लोन लेने में या कम? कम, क्योंकि उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से अब वो कम लोन लेगा। जब वो कम लोन लेगा तो उसके रिजर्व में पैसे कम होंगे या ज्यादा? कम। तो मनी सप्लाई टाइट हो जाएगी, फंस जाएगी, जिससे उसको इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा? आवाम के लिए बढ़ाना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट रेट आवाम के लिए बढ़ाएगा तो सिर्फ वही बंदा लोन ले पाएगा जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट अफोर्ड कर सकता है। तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जिससे मैं किस पे काबू कर लूंगा? तो ये पूरा जो फ्लो है, मुझे बताइए, एक्सपेंशन के लिए है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, डिक्रीजिंग बैंक रेट, डिक्रीजिंग बोरोइंग कॉस्ट, लोन ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन पे काबू नहीं रहेगा। तो अगर इन्फ्लेशन पे काबू करना हो तो स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक रेट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस पे स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है? नवाज शरीफ? कमर्शियल बैंक रेट को पहले क्लियर करें। बैंक रेट का ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें मेरे साथ। कोई प्रॉब्लम इस बैंक रेट के अंदर मुझे बताइए। आज हमने इससे आगे तो जाना नहीं है, तुम्हारे पास इसके अंदर खेलने का बहुत ज्यादा मार्जिन है। मुझे बताइए बैंक रेट का कोई कंफ्यूजन, इस पूरे फ्लो में कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, आप बेझिझक होकर पूछ लिया करें, परेशान ना हुआ करें। हाँ जी, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट क्लियर है? चलिए एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक रेट में क्या फर्क है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक किसको लोन देती है? इंसानों को या इदारों को, ह्यूमंस या सॉरी हाउस होल्ड या फर्म। और बैंक रेट क्या होता है? वो डिस्काउंट रेट या वो इंटरेस्ट रेट जिस पे स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो कितने इदारे इन्वॉल्व हुए? 2 या 3? 3। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और आगे हाउस होल्ड या फर्म। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, तो महंगाई कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। भैया एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला याद करें, C + I + G + X - M। इसमें से X - M का कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। वो चैप्टर कौन सा है? 13, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो बात की बात है। C रह गया, I रह गया और G रह गया। हम अभी किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट के एंगल से। तो हमारा फोकस C है, I है या G है? G है। G के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिस्कल या मॉनेटरी? मॉनेटरी। एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो मेरी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। यानी कि हम चाहते हैं कि आवाम के पास इतना ज्यादा पैसा खर्चने के लिए ना हो, क्योंकि हमारे पास पीछे से गुड्स इतनी ज्यादा फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम आवाम से पैसा निकालें, उनसे वापस लें या उनको मजीद पैसा ना दें। वो कब पैसा नहीं लेंगे? जब कमर्शियल बैंक रेट बढ़ाएगा या कम करेगा?
जब कमर्शियल बैंक अपना रेट बढ़ाए। मैं अभी इसको रिवर्स लेके जा रहा हूं, तो मनी सप्लाई क्या होगी? टाइट। अच्छा, क्यों कमर्शियल बैंक ने अपना रेट बढ़ाया? क्योंकि पीछे से बैंक रेट बढ़ गया। ये वही हिसाब है कि मैं क्यों महंगा बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे सप्लायर ने वो चीज महंगी बेची है। भाई पैसों का सप्लायर कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने उसकी कीमत बढ़ा दी, तो जब मैं आगे इंसान को दूंगा तो मुझे भी अपने मार्जिन रख के उसकी कीमत बढ़ा। सिंपल सा फॉर्मूला ही, याद है? क्लियर होगी बात? चलें, यानी कि बैंक रेट हमें समझ आ गया, सिंपल। अगली बात करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक नया कॉन्सेप्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको समझते हैं। जी जी, लेकिन ये ना बड़ा दिखा रहा है कि डिस्काउंट द बिल हाँ वो कहते हैं कि ना लाइन में पैसे देना होता है, वो उसके पास जाके दिखाते हैं। मैंने इसलिए आसान लिखवा दिया था कि वो रेट जिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा, लेकिन वो बिल वही ना कि सप्लायर ने उसके पैसे देने, वो जाके सिक्योरिटी दिखा देते हैं, ऐसे ही वो लोन दे देते हैं। ऐसे ही। अच्छा जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मजे की बात है, अल्फाज शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मगर कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। कंपनीज को अगर पैसे चाहिए हो, मुझे बताइए कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। शेयर्स उसकी इक्विटी का पार्ट होते हैं और बॉन्ड्स या डेट्स उधार, वो डेट होता है। गवर्नमेंट भी कुछ बॉन्ड्स कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है। गवर्नमेंट भी कुछ बॉन्ड्स कुछ सिक्योरिटीज क्या करती है? इशू करती है, ताकि लोग वो खरीदें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें और कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट उनको वो पैसे वापस कर देती है, विद इंटरेस्ट कर देती है। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, इससे मुराद है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लिख लें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप मार्केट को क्लोज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो पूरे मुल्क में है ना, तो गवर्नमेंट के लिए मार्केट क्या होगी? ओपन। बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुल्क में मनी सप्लाई कम करना है। मुल्क में मनी सप्लाई क्या करना है? स्टेट बैंक क्या करेगा? खरीदेगा या बेचेगा? सोच के जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो, तो स्टेट बैंक ये सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को बेचेगा या कम या खरीदेगा? बेचेगा। किस तरह? स्टेट बैंक कहेगा कि भाइयों इसको बाय करो, कमर्शियल बैंक आएगा बाय करेगा। अब जैसे कमर्शियल बैंक ने बाय किया, पैसा कहां से कहां मूव हुआ? कमर्शियल से स्टेट। तो कमर्शियल के पास पैसा कम है या ज़्यादा है? बेचने के बाद, सॉरी खरीदने के बाद कम हो गया, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? तो फिर सब वही खानी शुरू हो जाएगी। देखिएगा गौर से ज़रा, ये देखें ओ भाइयों, सेलिंग ऑफ कौन बेच रहा है? सेंट्रल बैंक। कौन खरीद रहा है? कमर्शियल बैंक। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपकी जेब में पैसे आते हैं या जाते हैं? जाते हैं। यानी कि पैसा कहां से कहां जा रहा होगा? कमर्शियल से स्टेट बैंक की तरफ। जिससे कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा। जिससे मनी सप्लाई कम,
जिससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, जिससे डिमांड, जिससे कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए? सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। ये सेल करेगा कौन? कमर्शियल बैंक। किससे खरीदेगा? सॉरी, स्टेट बैंक सेल करेगा किसको? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक इनको क्या देगा? पैसा। तो जब इसने पैसा वहां पे फेंक दिया, इसके पास अपने पास पैसा क्या हो गया? कम। मनी सप्लाई क्या हो गई? कम। जिसकी वजह से अब जब ये इनको लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? कम या ज्यादा? ज्यादा। और जिसको चाहिए होगा, जो खर्च सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर भी पैसा उठा लेगा। मगर क्या वो सारे होंगे? नहीं। मैक्सिमम लोन लेंगे या नहीं लेंगे? तो मैक्सिमम हमारा क्या होता है? एग्रीगेट। ये बात क्लियर हुई? ये फ्लो क्लियर हुआ? दोबारा कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क पे इन्फ्लेशन काबू की जाए, जिसके लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक बैठ के सोचता है यार इनसे पैसा मैंने वापस लेना, किस तरह लूं? तो उसको याद आता है कि हाँ ये तो मेरे मातहत है, मैं जो कहूँगा इनको मेरी बात माननी पड़ेगी, ये मेरे से इनकारी तो नहीं हो सकते। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनका पैसा अपने पास खींचता हूँ, इनको क्या दूंगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो जब गवर्नमेंट के शेयर्स या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इनके हवाले कर दी तो इनको मजबूरन खरीदनी पड़ेंगी। जब ये खरीदेंगे तो पैसा ट्रैवल करेगा कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक। जब पैसा कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक पहुंचा तो स्टेट बैंक के पास अब कैश रिजर्व, स्टेट बैंक नहीं कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व कम है। उनके पास जब कम है तो मनी सप्लाई कम, तो जो लोन लेने आएगा उसको इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा? जब वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट सुनेगा तो लोन लेगा नहीं, मगर जो अफोर्ड कर सकता है वो फिर भी ले लेगा, जिससे ओवरऑल डिमांड। और मैं किस पे काबू कर लूंगा? इन्फ्लेशन पे। अब मुझे बताइए इन्फ्लेशन पे काबू करने के लिए दो तरीके कौन से हैं? एक बैंक रेट और एक बैंक रेट और एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मुझे इन्फ्लेशन पे काबू करना है, बैंक रेट बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ाऊं। और ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदूं या बेचूं? बस इस तरह भी याद रखना है, इस तरह भी वो आपसे एमसीक्यू टेस्ट कर सकता है। तो ये पूरा फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। कौन सी रिक्वायरमेंट? चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें क्या है? जितना ज्यादा जेब में पैसा उतना ज्यादा दिल करता है कि मैं इसको आगे उधार पे दे दूं। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? अगर मेरी जेब में पैसा हो और मुझे उस पैसे का कुछ नहीं करना, मेरा कोई ट्रांजैक्शनल मोटिव नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मोटिव नहीं है, स्पेकुलेटिव मोटिव है, तो वो पैसा मैं अपनी जेब में रखूंगा या इंटरेस्ट पे उधार पे दे दूंगा? उधार पे देने को तैयार हो जाऊंगा। बट अगर मेरी जेब से वो पैसा निकाल लिया जाए या वो पैसा कम होना शुरू हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इंटरेस्ट पे दूंगा, मगर किसको? सिर्फ उस बंदे को जो मुझे क्या देगा? ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब स्टेट बैंक एक और बड़ा मजे का काम करता है कमर्शियल बैंक के साथ। जब कमर्शियल बैंक लोन मांगने आता है ना, तो स्टेट बैंक कहता है यार देखो लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। कहता क्या? कहता है रिजर्व। क्या? क्या बड़ा बोले? क्या? रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या बला है?
आप मुझसे मांगो 100 रुपया, मांगो, कैसा आपके पास 100 रुपया है? 100 तो है, मगर मैं तुम्हें पूरा का पूरा 100 रुपया नहीं दूंगा, पूरा का पूरा 100 रुपया नहीं दूंगा, तुमसे कुछ पैसे रखूंगा और फिर तुम्हें 100 रुपया दूंगा, इनसे कुछ पैसे लूंगा एज अ रिजर्व और फिर इनको 100 रुपया दूंगा, है ना? इनसे 30 रुपये लूंगा और इनको 100 रुपया दूंगा, 70 रुपया नेट इनके पास चला गया। इनको 100 के नोट की जरूरत थी, इनके पास 30 रुपये थे, तो इनको कितने चाहिए थे? 70। इनको 100 नहीं चाहिए था, इनको नेट कितना चाहिए था? 70। मैंने कहा चलो तुम मुझे अपने 30 दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपया दे देता हूं। ये करने से इनके पास पैसा आया या गया? इनकी मनी सप्लाई टाइट हुई है या लूज हुई है? लूज हुई है। तो अब ये मार्केट में जाके डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं? बढ़ जाएगी। मुझे ये इन्फ्लेशन रोकनी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? रिजर्व रेशो बढ़ा दूं। पहली रिजर्व रेशो क्या है? 32 और 100 रुपया, या यूं कह लें 30 × 70, यही बनती है ना 30-70। अब मैं इनसे कह दूंगा यार मैं तुम्हें 100 रुपये तो दे दूंगा, मगर तुम्हें मुझे 40 रुपये देने पड़ेंगे, तो नेट इनके पास कितना जाएगा? मैं तुम्हें 100 तो दे दूंगा मगर तुमसे क्या लूंगा? फर्ज करें 70 रुपीज। तो अब ये कतराएंगे क्योंकि इनको फायदा ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। भाई 70 दे के 100 ले रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 30 रुपए का। पहले कितने का हुआ करता था? 70 रुपए का, अब उसका ही रिवर्स हो गया। तो जब स्टेट बैंक ये कहेगा कमर्शियल बैंक से कि भैया अगर तो तुमने पैसा लेना है तो उसका कम से कम 30% मुझे जमा करवाओ, फिर मैं तुम्हें 70% रिलीज करूंगा। और फ्यूचर में अगर उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो वो कहे कि भाई पैसा चाहिए, रिजर्व रेशो बढ़ानी पड़ेगी, तो कमर्शियल बैंक कतराएगा या नहीं? कतराएगा, क्योंकि उसको इतना फायदा नहीं होगा। जब इतना फायदा ही नहीं होगा तो वो पैसा लेगा भी नहीं, तो उसके पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? टाइट। रिजर्व रेशो बढ़ गई, लेसर एबिलिटी टू लोन आउट, टाइट इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट कम, जिससे डिमांड कम और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल। चले एक और आसान सी मिसाल कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक ने कहा, स्टेट बैंक ने कहा कि भैया अगर तो तुम्हें लोन लेना है तो तुम्हें अपने कुछ एसेट्स हमारे पास मॉर्गेज करवाने पड़ेंगे, अपने कुछ एसेट्स मॉर्गेज करवाने पड़ेंगे। और इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में वो एसेट्स की क्वांटिटी या उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। तो जिसने लोन लेना है वो लोन लेने से पहले सोचेगा या नहीं? सोचेगा। अगर तो वो अफोर्ड कर सकता है तो लोन ले लेगा, मगर मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड किससे बनती है? मैक्सिमम लोगों से बनती है। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, रिजर्व रेशो बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो बैंक रेट भी बढ़ेगा, रिजर्व रेशो भी बढ़ेगी, और ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बाय होंगी या सेल होंगी? सेल होंगी। याद है? क्लियर है? अच्छा, चौथा पॉइंट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। कम करूं या ज्यादा करूं? कम करूं। स्टेट बैंक जितना कम क्रेडिट देगा उतना मैं किस पे कंट्रोल करूंगा? इन्फ्लेशन पे, क्योंकि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये 4 बातें आ गई हैं। पहली बात क्या थी? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे सेंट्रल बैंक किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक को। उसके बाद क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद क्या पड़ा? रिजर्व रेशो,
उसके बाद क्रेडिट राशनिंग। अच्छा, मजे की बात है, ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया। हमने कुछ ना कुछ क्या डिस्कस किया, न्यूमेरिकली देखा है कि इतना % बढ़ जाएगा तो ये होगा तो वो होगा। ये कहलाते हैं क्या, क्वांटिटेटिव। ये दो वर्ड्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल फिगर नहीं होती, मगर क्वांटिटेटिव में होती है। अब जो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ने हैं वो कौन से होंगे भला, गैस करें? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव सिंपल सा फॉर्मूला, इन्फ्लेशन पे काबू डालना है, उसकी लगाम खींचनी है। सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक्स के साथ सख्त होना पड़ेगा या नरम होना पड़ेगा? बस अगर ये पॉइंट ज़हन में है तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। प्रूडेंशियल कंट्रोल ज्यादा करे या कम करे? ज्यादा करे। स्पेशल डिपॉजिट्स दे या ना दे? दे, क्योंकि जब वो डिपॉजिट्स की ऑफर करेगा तो उनसे क्या लेगा? पैसा। इसी तरह उनको क्या दे सकता है? डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, उनकी पॉलिसीज को मानने से रिफ्यूज कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो ये भाई साहब उस पर पेनल्टीज डाल सकते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, उनकी रिजर्व रेशो बढ़ा सकते हैं, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर मोरल परसुएशन। बेसिकली सेंट्रल बैंक बड़े भाई का किरदार भी प्ले करता है, बाप का किरदार भी प्ले करता है। ये बैठ के बाकायदा गाइड करता है छोटे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि तुमने मुल्क की इकोनॉमी के लिए क्या करना। तो ये मोरली इनको सपोर्ट करता है, जिससे उनको सिखाता है कि भाई लोगों को इतनी आसानी से क्रेडिट ना बांटो, क्योंकि जितना तुम क्रेडिट दोगे उतना तुम्हें ही क्या होगा? नुकसान। लोग तुमसे पैसा लेके मार्केट में लगाएंगे और तुम्हें बाद में पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, ये जस्ट रीड ओनली फैक्टर्स हैं। मेन पॉइंट कहाँ पे समझना है? क्वांटिटेटिव पे, और वो 4 है। पहला कौन सा है? बैंक रेट। दूसरा कौन सा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा कौन सा है? चौथा क्रेडिट लिमिट। अच्छा जी, लिख लें, ये जो प्रूडेंशियल कंट्रोल्स है ना, इनको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड कंट्रोल्स। पेरेंट चाइल्ड, सेंट्रल बैंक प्लेज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, और कमर्शियल बैंक कौन है? उसके बच्चे। तो वो पेरेंट चाइल्ड कंट्रोल है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, उसी तरह इसका भी काम क्या है कि अपने बच्चों को समझाए। मुझे आप बस डायग्राम में से एक एरर निकाल के बता सकते हैं? जिसने एरर ढूंढ लिया उसको 100 रुपए का इनाम। इस डायग्राम में एक एरर है, 100 रुपये मिलेगा। आपके पास 3 मिनट है। क्या? ओह नाइस। बारी बारी बारी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जिससे पूछूंगा वो पहले हाथ खड़ा करें। 100 रुपये लेना तो हाथ खड़ा करें ना। हाँ जी, कौन कौन खड़ा कर रहा है हाथ? एक तो आगे से खड़ा हुआ है। और हाँ जी, क्या करूं, क्या गलती है इसमें? वो कौन सी? वो वाली कौन सी? ये वाली अंदर को आ रही है, तो क्या इशू है? कॉन्ट्रैक्शन ही है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन तो अंदर ही आएगी, एक्सपेंशन तो बाहर जाएगी। नहीं, गलत आंसर। हाँ जी, आपका भी ये था? नहीं। हाँ जी, आउटपुट को क्या हो गया? डिमांड कम हो रही तो आउटपुट क्यों बढ़ेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी अंदर की तरफ जा रही है। क्या? हाँ, अब ये पहले किसने बताया? रिक्वायरमेंट क्या थी जिससे मैं पूछूंगा? मैं तो पूछा ही नहीं। मैं तो पूछा ही नहीं।
एरर ये है, जरा गौर करें, ये P1 है, ये Y1 है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसमें ये डिमांड कर्व कौन सी होनी चाहिए थी, AD1, और AD1 AD2 में शिफ्ट हो रही है, तो ये AD2 है और ये AD, तो ये किताब के अंदर मिसप्रिंट हुआ हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशंस? क्या होती हैं? वो मसले जो ये कहते हैं कि कोई भी थ्योरी, लॉ सही काम नहीं कर रहा, यानी कि ये वो चीज़ें होंगी जिस पे मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई नहीं की जा सकती। तो आप इनको एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, इनको एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं। शुरू करें वन बाय वन। पहले क्या लिखा हुआ? नॉन मॉनेटरी सेक्टर। मॉनेटरी क्या होता है? समझ लें, बाद में इसको रीड कर लीजिएगा। मॉनेटरी क्या होता है? मनी, पैसा। तो नॉन मॉनेटरी क्या होगा? ना पैसा। वाह, ऐसा सेक्टर जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो किस में नहीं होती? बार्टर में। तो बार्टर के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चल सकती। तो बार्टरिंग जो देहातों में अभी भी होती है, कुछ एरियाज में स्टिल बार्टर सिस्टम चलता है किताब के मुताबिक, तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कहते हैं? इतलाक कहते हैं उर्दू में, इतलाक कहते हैं ना। इतलाक नहीं हो पाएगा। तलाक तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? इतलाक ना, इतलाक। ठीक है, चलेंगे, तलाक से पहले मैं ई लगा लूं। ठीक, तो वो एरियाज जहां पे बार्टरिंग है, आप मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल है। अच्छा, व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द वे? एक ऐसा इदारा जो कि दो लोगों को आपस में करीब लेकर आता है। बायर किससे मिलता है या बोरोवर किससे मिलता है? लेंडर से। और बीच में बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला। इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कहता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन लगाएगा? कौन लगाता है? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। किस पे लगाता है? कमर्शियल बैंक में। अब बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो भैया कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन से इदारे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कभी सुना ऐसा इदारा जो काम तो तकरीबन बैंक वाले करता है मगर वो बैंकिंग लॉज को फॉलो नहीं करता? क्या? करीब करीब है। कैन बी एन एग्जाम्पल। सारे करीब करीब जा रहे हो मगर कोई टच नहीं कर पा रहा है। चैरिटी? नहीं, चैरिटी नहीं, आप बहुत ही दूर निकल गए हो। कल एक लफ्ज पढ़ा था, है सुन्यारा। इसके आसपास का एक एजेंट है। सुन्यारे भी वैसे ये वाला काम करते हैं। और बैंक्स का मेन काम क्या होता है? लोन लेना, लोन देना। बैंक्स के अलावा भी कोई और लोन देता है? कौन देता? कौन देता? वडेरा। करीब करीब जा रहे हो सारे। हाँ, वडेरा, सुन्यारा। हाँ, कभी सुना हो 5 मिनट में कर्जा हासिल करें? 5 मिनट में जेवर रखवा के कर्जा हासिल करें? हाँ, सुना कभी? क्या
कुछ ऐसे डीलर, या जब ये सुनेगा नहीं, एक दफ़ा सही जवाब बता दिया ना, आप सुनेगा नहीं। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा क्या होता है ज़्यादा, वो कहते हैं कि आप हमारे पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाएं, और मोस्टली वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सोना, कैश, और सॉरी गोल्ड या ज्वेलरी, उसके बदले हमसे पैसे ले लें। लोग इनके पास क्यों जाते हैं और बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते, क्या रीज़न हो सकती है? ये ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इनका रिस्क ज़्यादा है। बैंक तो फिर भी एक सेक्टर है पूरा, आप उसके साथ ज़रा फॉर्मल ज़्यादा होते हैं, ये तो इनफॉर्मल। यस, बैंक्स की प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है, और अगर आपको 5 मिनट में कर्जा चाहिए तो बैंक तो नहीं देगा 5 मिनट में कर्जा। तो ये जो सुनहरे टाइप लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा मौजूद होता है, वो आपकी चीज़ें अपने पास रख के आपको उधार पे पैसा फेंक देते हैं, दे देते हैं। मगर क्या ये बैंक से नहीं, क्या ये बैंक जैसा काम कर रहे हैं? हाँ। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इदारा जो कि बैंक जैसा काम कर रहा है मगर बैंक नहीं है। तो चूंकि वो बैंक नहीं है तो क्या उसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से होगा? तो क्या वो पॉलिसीज इस पे लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। तीसरा, पहले सामने वाला कर लेते हैं, टाइम लैग। ये टाइम लैग क्या होता है? हर बच्चे को अच्छा बच्चा बनने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? मगर गंदा बच्चा बनने में कितने खुशी से बताया नहीं लगता। वो कहता है पॉलिसी कोई भी लगा लें, उसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 3 से 6 महीनों का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी लगा के टाइम लैग है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से पॉलिसी फेंकी और फौरन से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इट विल टेक सम टाइम। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप में से कोई पठान तो नहीं बैठा हुआ? नहीं बैठा हुआ। 2 पठान थे, उनको एक टास्क मिला कि आपने अलमारी ऊपर छोड़ के आनी है। कहाँ बैठा हुआ? कोई बात नहीं, खैर एक तो उनमें से यही थे ना। तो उनसे कहा गया कि जनाब आपने अलमारी जो है वो ऊपर छोड़ के आनी है। वो काफ़ी उन्होंने एफर्ट की मगर अलमारी ऊपर पहुंचा नहीं पाए, थक हार के बैठ गए। तो एक ने कहा यार चलो हमने रेस्ट कर लिया, अब आओ उसको ऊपर छोड़ के आते हैं। कहता माड़ा ऊपर जाना था, हम तो नीचे की तरफ जोर लगा। तो दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो, फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी हो। एक लेफ्ट टू राइट फोर्स है, एक राइट टू लेफ्ट फोर्स है, तो क्या दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं? यस। और अगर दोनों ही एक्सपेंशनरी हो या दोनों ही कॉन्ट्रैक्शनरी हो तो बात समझ आती। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके साथ आपको फिस्कल पॉलिसी भी अपनी इफेक्टिव बनानी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अचीव। और पाकिस्तान का मसला ही है ये मसला है हमारा, ये मेन मसला है हमारा। इसको ठीक कर लेते हैं ना इस पॉइंट को, तो मुल्क में काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा। जिस सेक्टर का जो काम है ना उसने वो नहीं करना, उसके अलावा सब कुछ करवा लो उससे। भाई मुझे बताइए, मीडिया का काम क्या लॉ बनाना है? मगर उनकी टांग फंसी होती है लॉ बनाने में और लॉ इम्प्लीमेंट करने में भी। ये जो गली गली में रिपोर्टर फिर रहे हैं कि जनाब ये इम्प्लीमेंटेशन लॉ की सही नहीं कर रहे, उनका काम ही नहीं है। ये काम किनका है? कोर्ट्स का। मगर कोर्ट्स को वो काम तो करने नहीं है जिनका ताल्लुक
लॉ बनाना और लॉ निभाने में से है, उनकी टांग फंसी हुई हुकूमत में। तो जिसको जो काम करना चाहिए, अगर वो सिर्फ ईमानदारी के साथ अपना वही काम कर ले, उससे सिनर्जी आएगी। वो क्या होती है? एक और एक या। पाकिस्तान में दिस इज द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी है, मसले मसाइल भी हैं। खैर आप लोगों से बड़ों को ठीक कर लेना। हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट, हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। जरा ये लाइनें पढ़ें और मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। आसान करके बताइएगा विद एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि इन 3 लाइनों का मतलब क्या। जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम करना चाहती है, जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को टाइट करना चाहती है, अच्छा फिर तो इसमें रुकावट आती है क्योंकि जो इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं ठीक है, उनके पास पैसे पहले बहुत ज़्यादा होते वो पहले ही अगर अपने पास ज्यादा पैसे रख के बैठे हैं, फिर हैं, जो है वो जो सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी दी है उसको फॉलो नहीं करेंगे वो, तो जिसकी वजह से तो उसकी पॉलिसी पे कोई अमल नहीं होगा। शुक्र है मैंने कोई नाम नहीं रखा था। कहना ये चाह रहा है सेंट्रल बैंक का इतलाक किस पे होगा? कमर्शियल बैंक पे, इंसानों पे तो नहीं होगा। अगर मनी सप्लाई उन्होंने कमर्शियल बैंक की बंद कर दी तो कमर्शियल बैंक लोन देगा भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देगा। मगर अगर एक इंसान के पास घर में कुछ ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं जिसको आप बड़ी आसानी से क्या बना सकते हो? लिक्विड, यानी कि बड़ी आसानी से उसको बेच के क्या हासिल कर सकते हो? कैश। तो फिर वो बैंक्स पे डिपेंड नहीं करता, फिर वो उन एसेट्स को मार्केट में बेच देता है ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो वहाँ पे ये मॉनेटरी पॉलिसी का इतलाक नहीं होता। फिर एक ऐसा पॉइंट जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मगर लिखा भी हुआ है, हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिक्विडिटी ट्रैप, याद है? लिक्विडिटी, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ से एक एरो निकाला हुआ है, ये एरो जा रहा है, ये लिक्विडिटी ट्रैप। इसको समझते हैं अब इसके कॉन्टेक्स्ट में। ये भी इसकी लिमिटेशन है। ये क्या है? लिमिटेशन है। लिखिएगा, मैं आपको लिखवाता हूं, लिखें। जब आपका मुल्क रिसेशन में चला जाए, जब आपका मुल्क रिसेशन में चला जाए तो गुड्स सरप्लस में हो जाती हैं। गुड्स की जो सप्लाई है वो सरप्लस में हो जाती है और खरीदने वाले लोग कम होते हैं। अच्छा, खरीदने वाले कम क्यों होंगे? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तो मुल्क में इन्फ्लेशन तो नहीं होगी, फिर क्या होगी? तो लिख लें, रिसेशन में इससे डिफ्लेशन आ जाती है, रिसेशन में इससे डिफ्लेशन आ जाती है। देख लिया यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे आपसे कुछ पूछना, इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है?
दोनों ही फजूल है, बैलेंस होना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे तो वही हाल होगा। किसका हुआ था भला? जिम्बाब्वे और ईरान का। और अगर ज़्यादा डिफ्लेशन कर देंगे तो आपकी करेंसी को कोई पूछेगा भी नहीं। ना ज़्यादा इन्फ्लेशन में कोई पूछता है और ना ज़्यादा डिफ्लेशन में कोई मुंह लगाता है। तो बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा डिफ्लेशन हो ना ज़्यादा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब डिमांड सप्लाई आपस में बराबर। अब ज़रा मुझे सोच के बताइएगा, जब डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम हुआ करती थी, हम डिमांड को मज़ीद बढ़ाते थे या कम करते थे? कम करते थे। जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए सप्लाई को मज़ीद बढ़ाऊं या थोड़ा सा कम करूं? कम करूं, ताकि आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लें। ये वाली बातें याद है? डिमांड सब उसकी। सर मुल्क में डिफ्लेशन है, पैसे की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। और अगर ये डिफ्लेशन बरकरार रहे तो पैसे की वैल्यू मज़ीद कम होगी या मज़ीद ज़्यादा होगी? मज़ीद कम होगी। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि मुल्क रिसेशन से निकले और क्या करे? ग्रो करे। याद है कर्व? ग्रो करे। मैं भी हवा में बना रहा हूं। ये था आपका रिसेशन पॉइंट, ये था ग्रोथ, ये है पीक। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि मुल्क आपका रिसेशन से निकल के ग्रो करे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको इन्फ्लेशन करनी पड़ेगी, उनको इन्फ्लेशन करनी पड़ेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी लगेगी या एक्सपेंशनरी लगेगी? एक्सपेंशनरी लगेगी, जिससे प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अच्छा, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे कि हमें क्या चाहिए? पैसा। तो गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए बैंक रेट कम होगा ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। जब बैंक रेट कम होगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा ज़्यादा होगा? यहाँ तक सब पहुँच गए? हम किस मुल्क में रहते हैं और हम कौन है? हाँ, तो एक पाकिस्तानी बैंक में जाता है और कहता है कि जरा मुझे लोन चाहिए, उसको लोन मिल जाता है। अब उसको लोन तो मिल गया, मगर उसको ये पता है कि फ्यूचर में मज़ीद इसकी वैल्यू ख़राब होनी है, क्योंकि अभी मुल्क किस में है? डिफ्लेशन में है। मुल्क किस में है? डिफ्लेशन में। तो वो मुझे सोच के बताइए, वो पैसा खर्च करेगा या अपने पास संभाल लेगा? वो पैसा खर्च करेगा या संभालेगा? भी सकता तो होता ही नहीं है। देयर इज नो भी सकता। इकोनॉमी ने डिफ्लेशन से निकल के इन्फ्लेशन पे जाना है, वो तो मसला गवर्नमेंट का। मैं एक इंसान के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। जब उसको बैंक से सस्ता लोन मिल रहा है और उसको लगता है कि आगे जाके लोन महंगा हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अभी तो सस्ता है, तो वो ज़्यादा पैसा लेगा बैंक से। ज़्यादा पैसा लेके उसको इस्तेमाल करेगा या अपने पास सेव करेगा? सेव करेगा। अभी इन्फ्लेशन नहीं ना हुई, अभी तो डिफ्लेशन पे खड़े हुए हैं। डिफ्लेशन पे खड़े हुए हैं, बैंक कह रहा है कि आओ हमसे पैसे लो, आओ हमसे पैसे लो। फ्यूचर में इन्फ्लेशन आनी है, बट अभी करंट डिफ्लेशन है। उसको इंप्रूव करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा दी, बैंक रेट कम कर दिया, जिससे इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो अब बीइंग अ ह्यूमन, जब मुझे इजी मनी मिल रही हो और मुझे पता है कि फ्यूचर में इस मनी को मैं महंगा बाय करूंगा, तो अब मैं लेके उसको अपने पास स्टोर करता जाऊंगा, रिजर्व में फेंकता जाऊंगा, उसको खर्च नहीं करूंगा।
गवर्नमेंट ने डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन में आने के लिए ये हथकंडा लगाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा, क्योंकि लोगों ने पैसा लेके इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा लेके मज़ीद अपने पास, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया तो एग्रीगेट डिमांड भी नहीं बढ़ी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती तो प्राइस लेवल बढ़ता, ग्रोथ आती। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि अब क्या क्या करें, ये तो हमसे पैसा लेके सेव कर रहे हैं, इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे हैं, मुल्क तो कभी भी ग्रोथ में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा भाइयों हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि आगे मुल्क में तरक्की आएगी, आगे मुल्क में तरक्की आएगी, तो जो पैसा आपके पास है उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आती है तो पैसे की वैल्यू गिर रही होती है। 1000 रुपये की चीज़ 5 साल के बाद हम उतनी बाय नहीं करेंगे जितनी आज हम लोग बाय कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 5 साल या 2 साल या 3 साल के बाद ये जो पैसा आप लेके अपने पास जेबों में भरी जा रहे हैं, इसकी वैल्यू ने कम हो जाना। तो फ़ायदा किस में, आज खर्चने में या आज स्पेंड करने या आज सेव करने में? आज खर्चने में। मगर वो क्या कर रहे थे, अपने पास सेव कर रहे थे। तो ये ऐलान किसने किया? गवर्नमेंट ने। ऐलान हो गया। अब लोगों को पता है कि अगर अब पैसा खर्च ना किया तो फ्यूचर में हम उतने ही पैसे से उतने गुड्स को बाय नहीं कर सकते। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इनको पैसा खर्चना पड़ेगा, मजबूरन पैसा खर्चना पड़ेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, जिससे मार्केट डिमांड बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये माइक्रो से मैक्रो का सफ़र शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, मार्केट डिमांड बढ़ेगी तो मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ये है लिक्विडिटी ट्रैप, जाल। जाल क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा बढ़ा दिया, लोगों ने उठा के इन्वेस्ट नहीं किया, अपने पास संभालना शुरू कर दिया। ये कहलाता है लिक्विडिटी ट्रैप विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों के बस एक साथ बढ़े तो कुछ नहीं होगा। जब एक सेकेंड, चैप्टर 2 में मैंने आपको 11 ग्राफ्स बनाने के लिए दिए थे कि डिमांड सप्लाई सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम बढ़ रही है, तो क्या क्या कहाँ पे कौन कौन सा इम्पैक्ट आएगा, वो बनाए थे। कह दो नहीं, कह दो नहीं, कह दो कह दो कह दो कह दो कह दो। तो ये आपने खुद बना कर देखना है। डिमांड सप्लाई सेम उससे बढ़ रही है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई, मॉनिटरी क्लियर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, चैप्टर 12 आपका खत्म होता है। अब हमारे कितने चैप्टर रह गए प्यारे बच्चों? हाँ, 1। और कितने दिन रह गए हैं हमारे पास? 2 कौन से? सैटरडे और संडे। कल क्यों नहीं होगा? कल ऑफ है, 12 वाले ट्यूसडे को है। उससे पहले बाद मैंने बस मुका देना, वो अगले हफ्ते की ट्यूसडे पे है, कल नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया? कल नहीं है। आप लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं? अंग्रेजी कैलेंडर पे 12 का मतलब ये नहीं होता कि वो 12 रबीउल अव्वल है, हैं? क्यों है? क्योंकि मैंने आपको संडे को बुलाना। मैं कल छुट्टी इसलिए है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी कोई ना कोई काम हो सकता है। तो मैं कल बेसिकली मैं कल लाहौर में ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कल वो जो डी चौक के बाहर उन्होंने कंटेनर लगाए हुए ना, वो खोलने जाना। तो एक हमारे पास चैप्टर रह गया, वो बहुत ही आसान है। इतने सारे मुश्किल आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, वो बेचारा अब आपके सामने क्या होगा, या 23 या 29, परसों तरसों, सैटरडे और संडे।
कहानी ख़त्म। सर संडे को तो इको कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी यहाँ फुल छुट्टी। उसके बाद आप रिलैक्स करें, चिल करें, याशी करें, मगर फिर याशी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ से I2B शुरू हो जाएगी और यहाँ से मैंने टेस्ट सेशन ले आना, तो फिर हम साइमल्टेनियसली खेल रहे होंगे। मैं इसका साथ साथ लूँगी। किसका? क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा पहले पूरा करवा लूँ तो फिर वहाँ पे टेस्ट सेशन खोल तो दूँगा। इस तरह भी ये था कि I2 में जब 7 साल था हमारे पीछे से तैयारी की ज़्यादा अच्छी थी। इको में थोड़ा सा करना ये मुश्किल था, शुरू में किया है, माइक्रो मैंने लेके चला हूँ, मगर फिर बीच में अहमद चला गया एग्ज़ाम्स पे अपनी, तो वो फ्लो टूट गया। तो मैंने अब 20 टेस्ट रखे हैं जिससे रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी। डेली बेस पे जो मसले मसाइल है हम एक काम भी कर सकते हैं, और यार सुन लो, ओ भाई सुन लिया करें। हम ये भी कर सकते हैं कि जो टेस्ट होंगे हम वीकली बेसिस पे एक क्लास डेडिकेटेड मसलों के लिए रख लेंगे, मसलों के लिए। यानी कि जो फर्स्ट करें, फर्स्ट वीक का टारगेट है चैप्टर 2, 3 और 4 फर्स्ट करें, तो आपने 2 का टेस्ट दिया, 3 का टेस्ट दिया, 4 का टेस्ट दे दिया, टेस्ट हो गए। उन टेस्टों के बिल्कुल नेक्स्ट डे आपको उन टेस्ट की एक वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाया करेगी, तो आपके मैक्सिमम मसले उस सोल्यूशन को देके हल हो जाएंगे। स्टिल अगर कोई मसले रह जाते हैं तो हम वीक में कोई एक दिन, कोई एक टाइम डेडिकेट कर लेंगे जिसमें सिर्फ वो हाजिरीन होंगे जिनके वाकई में कुछ नए इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेजॉरिटी के मसले तो वो वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो हम इस तरह भी कर लेंगे और इससे हमारी इको भी साथ साथ रिवाइज होती जाएगी और I2B के वो जो 7 टेस्ट थे वो हम क्लासेस में फिर करते जाएंगे। दोबारा पढ़नी है सर मेरी तो नंबर अटेम्प्ट बन दिया और भी बने तो पहले पढ़ी तो है बेसिक्स के अंदर, फिर मैं काफ़ी चीज़ें तो आप उसका टेस्ट दो ना। I2B का भी तो टेस्ट सेशन है, वो तो मेरा अभी यानी कि जो वो नए होंगे। जो अब इनको भी मिलेंगे। एक ही टाइम पे इको और I2B का टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, वो टेस्ट क्लास टेस्ट से फ़र्क होंगे। समझ आई बात की? वो आप वो वाले दो, और अगर किसी चैप्टर में इशू है तो आ जाओ, नहीं चैप्टर मेरे मैंने कौन सा रोकना। अच्छा बताओ, ये आसान है या वो आसान है? वो आसान है। वो आसान, वो उसमें रट्टा ज़्यादा है, आई मीन रीडिंग ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हाँ जी, टेस्ट कौन से? हाँ तुम्हें मिल जाएंगे, मुझे एक व्हाट्सएप कर दो। ओके हो गया, डन हो गया, रब रखा।